कर दिया। यहाँ तक कि लोगों का यह भी मानना है कि मेरा हिजड़े के साथ संबंध था। आइए देखते हैं क्या है असली सच्चाई, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कुछ नाम वीरता के लिए याद किए जाते हैं और कुछ अपनी क्रूरता के लिए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो इन दोनों का मिश्रण था, अलाउद्दीन खिलजी। वह केवल एक सुल्तान नहीं था, वह एक तूफान था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया। अलाउद्दीन, जिसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था, एक ऐसा शख्स था जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। उसके लिए रिश्ते, वफादारी और खून की कोई अहमियत नहीं थी अगर उसके सामने तख्त-ए-दिल्ली खड़ा हो। इस महागाथा की शुरुआत होती है उस धोखे से जिसने दिल्ली की बुनियाद हिला दी थी। साल 1296 का वह मनहूस दिन, जब गंगा के किनारे कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन ने अपने सगे चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को गले लगाने के बहाने बुलाया। जलालुद्दीन, जो अलाउद्दीन को अपने बेटे से बढ़कर चाहता था, निहत्था उससे मिलने पहुंचा। जैसे ही दोनों गले मिले, अलाउद्दीन के इशारे पर उसके सैनिकों ने सुल्तान की पीठ में खंजर उतार दिया। जलालुद्दीन की चीखें गंगा की लहरों में कहीं खो गईं और उसके कटे हुए सिर को भाले पर टांग कर पूरे लश्कर में घुमाया गया। ये केवल एक राजा की हत्या नहीं थी, ये खिलजी वंश के उस दौर की शुरुआत थी जहां ताकत ही एकमात्र कानून था। अलाउद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभालते ही अपने विरोधियों का सफाया करना शुरू किया। उसने सोने और चांदी की ऐसी बारिश की कि दिल्ली की जनता सुल्तान के खून को भूल गई। लेकिन अलाउद्दीन जानता था कि साम्राज्य को चलाने के लिए केवल सोना काफी नहीं है, उसे ऐसी तलवार चाहिए थी जो कभी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है 1000 दीनारी की दास्तान। साल 1299 में अलाउद्दीन ने अपने दो सबसे भरोसेमंद कमांडरों उल्लू खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया। गुजरात उस समय भारत का सबसे समृद्ध हिस्सा माना जाता था। खिलजी सेना ने वहां कहर बरपाया। सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया और खंभात के बाजारों में तबाही मचाई गई। इसी तबाही और लूटपाट के बीच नुसरत खान की नजर एक गुलाम पर पड़ी। वह गुलाम आम इंसानों जैसा नहीं था। उसकी कद काठी, उसकी आंखों की चमक और उसके हाव भाव किसी शहजादे जैसे थे। वह एक हिजड़ा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और फुर्ती बेमिसाल थी। नुसरत खान ने उस गुलाम को 1000 स्वर्ण दीनारों में खरीदा। यही वजह थी कि इतिहास में उसे 1000 दीनारी के नाम से जाना गया। उस गुलाम का नाम था मलिक काफूर। जब काफूर को पहली बार दिल्ली के दरबार में सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया तो दरबार में सन्नाटा पसर गया। काफूर की सुंदरता और उसकी शख्सियत ने अलाउद्दीन को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुल्तान, जो अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध था, उस दिन काफूर की आंखों में खो गया। अलाउद्दीन ने काफूर की प्रतिभा को पहचाना। वह केवल सुल्तान की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाला गुलाम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे अलाउद्दीन का सबसे करीबी सलाहकार और दाहिना हाथ बन गया। दिल्ली के रईस और पुराने वजीर काफूर की बढ़ती ताकत से जलने लगे थे। वे उसे एक मामूली गुलाम और हिजड़ा कहकर नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन सुल्तान के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। अलाउद्दीन और काफूर का रिश्ता राजनीतिक से कहीं अधिक व्यक्तिगत होता चला गया। इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन काफूर पर इस कदर भरोसा करता था कि सल्तनत के बड़े बड़े फैसले अब काफूर की सलाह के बिना नहीं लिए जाते थे। काफूर ने अलाउद्दीन को वह वफादारी दी जिसकी उम्मीद सुल्तान को अपने बेटों से भी नहीं थी। धीरे धीरे अलाउद्दीन ने काफूर को मलिक नायब यानी सल्तनत का उपशासक बना दिया। यह अलाउद्दीन की सत्ता का स्वर्ण काल था, जहाँ एक तरफ वह उत्तर भारत को अपने जूतों की नोक पर रख रहा था, वहीं दूसरी तरफ मलिक काफूर दक्षिण भारत को फतह करने के मंसूबे बुन रहा था। लेकिन क्या यह वफादारी हमेशा बनी रहेगी या फिर सत्ता की भूख इन दोनों के रिश्तों में जहर घोल देगी? दरबार के बंद कमरों में अब फुसफुसाहटें होने लगी थीं। हरम की दीवारों के पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। अलाउद्दीन को अंदाजा भी नहीं था कि जिस काफूर को उसने अपनी पलकों पर बिठाया है, वह आगे चलकर खिलजी वंश के पतन की सबसे बड़ी वजह बनेगा। लेकिन उससे पहले इस जोड़ी को मंगोलों के उस खौफनाक सैलाब का सामना करना था जो दिल्ली को मिट्टी में मिलाने के लिए सरहद पार से बढ़ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त को तो हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसके सामने वो चुनौती खड़ी थी जिसने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया था। मंगोल। चंगेज खान के वंशज मंगोल घोड़ों पर सवार एक ऐसी आंधी थे जो जहाँ से गुजरते थे वहाँ केवल लाशों के ढेर और राख बाकी रह जाती थी। साल 1298 से 1306 के बीच मंगोलों ने एक के बाद एक दिल्ली पर कई हमले किए। मंगोलों का खौफ ऐसा था कि लोग रात भर जागकर पहरा देते थे, लेकिन अलाउद्दीन के पास एक ऐसा सेनापति था जिसका नाम सुनकर मंगोलों के घोड़े पानी पीना छोड़ देते थे। जफर खान।